नमस्कार। पिछले हफ्ते बजाज हाउसिंग फाइनेंस की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद में जिन लोगों को शेयर नहीं मिले वो लोग डिलेमा में हैं। वो लोग बजाज ग्रुप की इस हाउसिंग फाइनेंस की सब्सिडरी को इन भावों में भी खरीदना चाहते हैं क्योंकि शेयर के पीछे एक प्रॉमिसिंग ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, बजाज ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है। और चूंकि इसने एक बम्पर लिस्टिंग दे दी तो इन्वेस्टर्स के मन में, मार्केट के माहौल में एक यूफोरिया बना हुआ है, एक उत्साह का माहौल बना हुआ है कि यानी अगर हमारी नैया पार लगाएगा तो यही शेयर लगाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ग्राउंड पे ये समझने की कोशिश करेंगे क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर अभी भी लेने लायक कैटेगरी में है, इसकी वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है या अभी ये बहुत महंगा हो चुका। और इसके साथ ही साथ हम इसके पीयर ग्रुप के साथ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी जो कंपनियां हैं उनके साथ भी हम इसका एनालिसिस करेंगे और समझेंगे बजाज हाउसिंग की वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं या महंगे हो चुके हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा। देखिए, आईपीओ की रेट्स के ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो वैल्यूएशन था उस रेट के ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस नो वैल्यूएशन स्टॉक था, यानी उस रेट के ऊपर 35% की ग्रोथ करने वाली कंपनी बजाज ग्रुप, अगर जिस कंपनी का प्रमोटर हो वो कंपनी नो ब्रेनर है, यानी आंख बंद करके ले लेनी चाहिए। लेकिन आज रेट्स चेंज हो गए और हर चीज का एक भाव होता है, उस भाव के अनुसार हमें उसको एनालाइज करना होता है। जहां आईपीओ की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली लगभग 3.5-4 की प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही थी, लगभग 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर शेयर का आईपीओ आया था, अब वही मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,35,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा शेयर की रेट हो चुकी है। 70 रुपीज प्राइस की रेट थी, अभी आज 165 की रेट चल रही है, तो मतलब ये 2.5 गुना के आसपास की प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है आईपीओ रेट्स के ऊपर से। उसी के साथ साथ लगभग 10 के ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच चुका, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का एक सस्टेन्ड वैल्यूएशन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद में आगे ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी कंपनियों की बात करते हैं, उनका वैल्यूएशन समझने की कोशिश करते हैं कि वो मार्केट सेगमेंट में कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 36,000 करोड़ रुपया है, एप्टेस हाउसिंग फाइनेंस का 18,000 करोड़ रुपया के आसपास है, आधार हाउसिंग फाइनेंस 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 11,500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ट्रेड कर रही है। इन सब कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो लगभग 10,000 करोड़ से लेकर के 30,000, 35,000 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये 4 से 5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे काम कर रहे हैं। इस वैल्यूएशन को अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो लगभग डबल का गैप है। तो हर चीज एक भाव पे सस्ती होती है। हमें ऐसा लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी कंपनियां कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहां से बढ़ेगा नहीं या बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहां से गिर जाएगा। डिस्क्लेमर ये कि ना तो हमारे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, हमने आईपीओ में लिया था, हमारे को अलॉटमेंट आया, हम निकल चुके। लेकिन अगर हम इसकी आज के रेट पे वैल्यूएशन बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपैरेटिवली दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ज्यादा चीप है। और इसके ना चलने के पीछे एक और बड़ा जो रीजन अगर हमें समझ में आता है तो यह आता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भर भर के सबने आईपीओ में अप्लाई किया था, लेकिन मिला बहुत कम लोगों को। लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास की बिड्स आई थी और 4 लाख करोड़ के कंपैरिजन में 6,500 करोड़ का इश्यू साइज था। तो उस बात को अगर हम देखें तो आईपीओ के बाद में सब लोग इस पर लेने को टूटे थे, यानी हर म्यूचुअल फंड को भी ये चाहिए था, हर रिटेलर को भी ये चाहिए था, हर एचएनआई को भी अपने पोर्टफोलियो में ये शामिल करने को चाहिए था। इस वजह से अगले 2 दिन, आईपीओ लिस्टिंग के 2 दिन लगातार बैक टू बैक सर्किट भी लगे। इस आधार पे रिटेलर्स को और ये पुख्ता हो गया कि हमारी नैया तो केवल यही पार लगाएगा। और जब ऐसा केस आ जाता है कि हर इन्वेस्टर के पास में बजाज हाउसिंग फाइनेंस है तो इस शेयर का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों हमने हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था, उसके बाद में देखा था रीजनेबल वैल्यूएशन पे आया था, लेकिन बढ़ने के लिस्ट होने के बाद में वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई। पूरा आईटी पैक चला, मिड कैप आईटी स्पेस पूरा चला था, लेकिन उस वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ने परफॉर्म नहीं किया। अगर हम इनको 90 के दशक में आने वाले आईटी आईपीओज की बात करें और उनसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उन वैल्यूएशन पे और आज के वैल्यूएशन पे, उन शेयरों के उस टाइम के वैल्यूएशन और आज के वैल्यूएशन जिन पे हम बात कर रहे हैं, इन पे रात दिन का फर्क है। और जहां भी कभी कोई स्टॉक
ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन्वेस्टर कम्युनिटी के पास में, हर आदमी के पास में अगर वो शेयर आ जाता है तो उस शेयर का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन, हमारी राय यही रहती है कि जहां भी हमारे को बार्गेन वैल्यू मिलती है वहीं वो शेयर लेना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, उसको एक लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग का काम हमेशा एक कमोडिटाइज काम है। अगर कहीं दूसरे कंपनी के अंदर सस्ती रेट के ऊपर अगर लोन मिल रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे को बजाज ग्रुप से लोन मिल रहा है कि हमारे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से लोन मिल रहा है। हम जहां सस्ता मिलेगा वहां लोन लेंगे। सो इस वजह से कंपैरेटिवली एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव दिखाने के बाद में भी अभी महंगा हो गया, और गिवन द रिटेलर्स और पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी के पास में शेयर है तो इस शेयर का चलना डिफिकल्ट नजर आता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये शेयर आगे चलेगा नहीं या गिर जाएगा। हम सिर्फ एक फेयर ओपिनियन ड्रॉ कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।